हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम कर रहे हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए पेडागोजी की क्लास। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। जहाँ से हमने क्वेश्चन लिए हैं ये गारंटीड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का प्रश्न किसी छात्र की जानकारी की आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता का आकलन करने में मदद कर सकता है। यहाँ बात की जा रही है आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? किसी की कमी निकालने की बात यहाँ पर नहीं की जाती है। इसका मतलब होता है सभी पहलुओं को देखना। सभी पहलुओं को देखना अर्थात उसमें कमियां भी इंक्लूड हैं, सारी चीज़ें उसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। पॉइंट नंबर 1 में दिया है, उदाहरण के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न जो पाठ को मान्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। यहाँ पर अगर आप उदाहरण ऐसे वाले प्रश्नों के लिए पूछे जाएँ जो पाठ को मान्य करते हों तो उसमें आप अधिक जानकारी नहीं ले पाएंगे। जब आप किसी से किसी प्रश्न के लिए व्यक्तिगत राय पूछते हैं तो उसमें आप उसकी सारी जानकारी उससे ले सकते हैं। वह उसके बारे में क्या सोचता है, क्या जानता है और क्या नहीं जानता है, वो सब कुछ आपको बताएगा और एक से अधिक उत्तर आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। थर्ड में दिया है, प्रश्न जो किसी शब्द की सरल परिभाषा मांगता है। तो अगर सरल परिभाषा किसी प्रश्न की मांग रहे हैं तो वो 2 या 3 शब्दों में होगी, तो ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पर पॉइंट 4 में दिया है, प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश पूछते हैं। तो जो प्रश्न किसी पाठ का सारांश पूछते हैं, मान लीजिए आप कोई फिल्म देखने गए तो आप 2 घंटे की फिल्म है उसको बिल्कुल थोड़े शब्दों में ही किसी को बता देंगे, तो ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। तो उससे आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में आसानी होगी, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ मूल्यांकन में भी अनुकूलन किया जाना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है एक समावेशी कक्षा में जो सीखने के लक्ष्य हैं, शैक्षणिक रणनीतियाँ हैं, उनके साथ मूल्यांकन में भी अनुकूलन किया जाना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर करेक्ट है। आर में यहाँ पर दिया है, समावेशी का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को खत्म करने की वकालत करता है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है व्यक्तिगत भिन्नताओं की जा रही है, व्यक्तिगत मतभेदों की जा रही है, तो ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए सही है लेकिन जो आर है वो गलत है। आर गलत है और ए सही है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है, एक शिक्षिका ने देखा कि उसका एक छात्र अत्यधिक ध्यान भटकाने वाला है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। एक बच्चा है जो बार बार क्या करता है, ध्यान कक्षा में नहीं दे पाता, अपना ध्यान भटकाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो ऐसे छात्रों के लिए क्या प्रभावी रणनीति होती है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। बच्चे को इस तरह से कार्य देना, मान लीजिए उसको 30 मिनट का एक कार्य आप देने वाले हैं तो उसको आप पार्ट में डिवाइड करके दीजिए। उसको 5-5 मिनट के 6 टास्क दे दीजिए, 6 बार उस कार्य को करने के लिए दे दीजिए। तो बच्चा जो है 5 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित कर सकता है पर 30 मिनट के लिए लगातार वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट नंबर 1 में बात की गई है ये एकदम सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, कक्षा के दौरान छात्र को बार बार कार्य करने के लिए देना। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक बच्चा 5 मिनट भी नहीं बैठ पा रहा है सही से, आप उसको बार बार कार्य करने के लिए दे रहे हैं 30-30 मिनट के, तो वो गलत हो जाएगा। छात्र से सख्ती से कहे कि वे अपने कार्य पर ध्यान बढ़ाएं, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। 4 में दिया है, अभिभावकों को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, स्वनियमन और समय प्रबंधन से उसको समाधान दिया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? यहाँ बात की जा रही है वाइगोत्स्की की। जब भी वाइगोत्स्की की बात आती है तो उन्होंने समाज का जिक्र किया है। समाज के माध्यम से सीखना, समूह के द्वारा छात्रों को सीखने पर जोर दिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो केवल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मचान के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। मचान का अर्थ होता है स्कैप फोल्डिंग देना। बच्चे को आप सपोर्ट दे रहे हैं, स्कैप फोल्डिंग दे रहे हैं और उसके माध्यम से बच्चे को सिखा रहे हैं, ये अच्छा तरीका है।
वाइगोत्स्की ने अपने सभी तथ्यों में ये बात कही है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षाओं का उदाहरण नहीं देता। तो समावेशी कक्षाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है। यहाँ पर दिया है विभेदित निर्देश पेश करने, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे जो हैं कक्षा में विभेदित निर्देश का पालन करते हैं। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको निर्देश दिए जाते हैं। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई धीमे सीखता है, तो उसके अनुसार ही उनको कार्य कराए जाते हैं। सेकंड में दिया है उचित समावेशन का पालन करना, तो ये भी करेक्ट है। विविध दृष्टिकोण का समावेश करना, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 4 में दिया है प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना। हमें यहाँ पर निगेटिव ढूंढना था, जो समावेशी कक्षाओं का उदाहरण नहीं है। पॉइंट नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में कंपटीशन लाना, उनमें लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ये समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, और ये पॉइंट जो है करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्रों को शैक्षणिक आत्म अवधारणा के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो किस तरह से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना चाहिए। अगर बच्चा कक्षा में कह रहा है कि वह किसी समस्या का समाधान कर सकता है, किसी कार्य के लिए इनिशिएटिव ले सकता है, तो यहाँ पर टीचर को उसको पुरस्कृत करना चाहिए, अर्थात उसको सपोर्ट करना चाहिए कि आप इस कार्य को करिए। तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में दिया है विशेष छात्रों से बहुत कम अपेक्षा रखना, तो ये गलत हो जाएगा। सभी छात्रों से बहुत कम अपेक्षा रखना, जब भी अपेक्षा की बात होती है और यहाँ पर कम देखा जा रहा है, लो देखा जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये निगेटिव टैग वर्ड है। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। अगर बच्चा कह रहा है कि इस कार्य को मैं कर सकता हूँ या इस क्वेश्चन को मैं हल कर सकता हूँ, तो उसको दंडित करना, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में दिया है एक प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन जो है वो कैसा होना चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा में कैसा मूल्यांकन होता है। मानदंडक तय होते हैं, योगात्मक होता है या उद्देश्यहीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में हमेशा मूल्यांकन डायनामिक होता है, गतिशील होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा निपुणता लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। यहाँ पर बात की जा रही है मास्टरी गोल की। मास्टरी गोल क्या होता है या परफॉर्मेंस गोल क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से हर बार आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मास्टरी गोल्स का अभिविन्यास, कौन सा पॉइंट है जो इसका वर्णन करता है। यहाँ पर ग्रेड की बात की जा रही है, तो ये रोंग हो जाएगा। अपमान का डर है, तो ये भी रोंग हो जाएगा। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की बात है, तो ये भी यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल के लिए सही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ बात की जा रही है मास्टरी गोल की। किसी कार्य के कौशल और समझ को बेहतर बनाने पर ध्यान देना जो है मास्टरी गोल का लक्ष्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है जीन प्याजे के अनुसार प्रतीकों के लिए प्रतीकों का उपयोग करने की क्षमता, जैसे किसी अक्षर के लिए x को मान लेना, अज्ञात अंक के लिए x को मान लेना, बच्चा किस अवस्था में इसका प्रयोग करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो बच्चा जब मान लीजिए किसी को माना लगता है, माना इसको x मान लिया किसी अंक को जो उसको पता नहीं है, तो ऐसा जो होता है वो औपचारिक परिचालन चरण में होता है, जब वह बीजगणित और कलन में कोई कार्य कर रहा होता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन आप यहाँ पर कट कर देंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न किसका उदाहरण है जिसमें बच्चों को विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ती है। तो विश्लेषण की बात यहाँ पर की जा रही है। अगर किसी का विश्लेषण करते हैं तो उसमें जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन में कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जिस भी पॉइंट में आपको कैसे शब्द दिखाई देगा वो पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 में दिया है मार्किंग वर्ड को मारने के लिए लेखक में प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। तो यहाँ पर कैसे शब्द दिया है, यही यहाँ पर विश्लेषण करने के लिए छात्रों को आवश्यक होगा। बाकी के ऑप्शन में दिया हुआ है कौन, क्या, और 4th में भी दिया हुआ है क्या, तो इसको आप यहाँ पर कट करेंगे। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है। जब आप किसी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं तो इसको किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अपसारी चिंतन के द्वारा।
जब भी आप किसी समस्या के लिए अपसारी चिंतन करते हैं तो आप एक से अधिक उत्तर उस समस्या के लिए खोजते हैं। एक से अधिक उत्तर अगर आप खोज रहे हैं तो ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है और यही आपकी समस्या समाधान को यहाँ पर बढ़ा सकता है। आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का सही वर्णन करता है। आंतरिक प्रेरणा से क्या तात्पर्य है? जब भी व्यक्ति अंतर मन से आंतरिक रूप से प्रेरित होता है तो वह कार्य को करते समय आनंद को प्राप्त करता है। तो ऐसे कार्य को जब व्यक्ति करता है तो वो आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत रखा जाता है। पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पर दिया है, प्रेरणा तिथि दूसरों के प्रतिस्पर्धा से आती है। तो प्रतिस्पर्धा जो है एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए इसको आप कट करेंगे। सेकंड में दिया है, प्रेरित प्रेरणा जो सजा के डर से आती है। तो यहाँ पर सजा के डर की बात की जा रही है, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको भी आप कट करेंगे। थर्ड में दिया है, प्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। अगर आपको पुरस्कार के द्वारा या किसी दंड के माध्यम से कार्य करना पड़ता है तो वो बाह्य रूप से प्रेरणा होती है, ना कि आंतरिक रूप से। 4 में दिया है, प्रेरणा जो किसी कार्य के व्यक्तिगत आनंद से प्राप्त होती है। जब आप किसी कार्य को करते समय आनंद को प्राप्त करते हैं तो वह व्यक्ति जो है आंतरिक रूप से प्रेरित कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।